हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। और आज की हम अपनी इस क्लास में कल वाले चैप्टर को ही कल कौन सा चैप्टर था? कल हमने किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने कल उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। केमिकल चेंजेस हमने कर लिया था, केमिकल रिएक्शंस, देन केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। देखो, कोई भी एलिमेंट होगा, ओके, तो उस एलिमेंट के जो एटम होंगे वो उस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होंगे। उस एलिमेंट के जो एटम है, मतलब एटम्स वही रहेंगे। ओके, ये नहीं है कि कार्बन के जो एटम है वो हाइड्रोजन के एटम्स में चेंज हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि नया एटम अपीयर होगा और ना ही उसमें से कोई एटम बाहर डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, सब उसके अंदर ही रहेगा। देखो, जैसे सपोज यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को आप बर्न करते हो किसी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब आपने कार्बन को बर्न किया, कार्बन मतलब वो भी कोयला हो सकता है, कोयल हो सकता है, कार्बन लकड़ी हो सकती है, वो भी कार्बन ही होता है। तो आपने उसको बर्न करते हो जब आप लकड़ी को, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो कार्बन है वो ये तो नहीं है कि वो हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बोल रहे हैं कि जो एटम होगा वो एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। ओके, और ना ही कोई बाहर से नया एलिमेंट इसमें अपीयर होगा और ना ही कोई इसमें से एलिमेंट कोई डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें जब दो सबस्टांसेस क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल क्या होगा इसका। जैसे आपने यहाँ पे लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम और हिंदी में बोलते हैं चूना, जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम पानी में मिला के उससे व्हाइट वॉश करते हैं। तो जब आप इसको क्विक लाइम को किसमें, वाटर में डिजोल्व करते हो, पानी में डिजोल्व करते हो, तो क्या बनता है? यहाँ पर हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर जो सोल्यूशन बनते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और ये हमारा एक्वस हो गया। ये हमारा क्या था? ये हमने लिया था यहाँ पे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा है सॉलिड, और ये हमारा है पानी, लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर हमारा दो सबस्टांसेस कंबाइन होके, ओके, उस सबस्टांसेस में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? दो, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमारे दो सबस्टांस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर सबस्टांसेस, एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और भी आप इसके एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अगर आप क्या करते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब तीसरी इसमें देख लो, एक और रिएक्शन। अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों गैसेस को अगर हम क्या कर दे, कंबाइन कर दे, तो ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? दे फॉर्म वाटर बन जाता है। ओके, और तो ये भी हमारी क्या होगी? दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखो, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ये इसमें क्या होती है? इसमें हीट हमारी रिलीज होती है, ठीक है ना। अभी जो ये रिएक्शन हो रही है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन जिसमें की हीट रिलीज होती है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो माने होता है बाहर जाना, एग्जिट होना। ओके, तो इसमें क्या होती है? इसमें हीट रिलीज होती है। तो रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड, ओके, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल क्या है? जैसे अगर आप, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज बर्न होता है। तो ग्लूकोज बर्न होने के बाद क्या होता है? उसमें से एनर्जी निकलती है। तो वहां पर भी वो हमारी, तो वहां पर एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये भी हमारी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसके अलावा जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, ओके, नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। देखो यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन इज आल्सो ए एक्सोथर्मिक
रिएक्शन. वाई? बिकॉज हेयर हीट इज रिलीज. क्योंकि हमारा ये होता है मीथेन, CH4. क्या होता है? मीथेन. जब आप इसको क्या करते हो, जलाते हो, बर्न करते हो, तो इसमें से हमारा क्या बन जाता है, इसमें हमारी बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इसमें से यहाँ से मॉइस्चर निकल जाती है. ठीक है, ये हमारी गैस हो जाती है और ये हमारा क्या हो जाता है, मॉइस्चर. ये भी गैस होती है. ओके, केमिकल रिएक्शंस. ओके, अब देखो इसमें, अब आगे हम इसमें चलते हैं और अब इसमें एक और आप देख लो. हाँ, जो मैं आपको बता दी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन. ठीक है, अब रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है. रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज बर्न होता है ना. ठीक है, तो देखो उसको रिएक्शन को लिखो, मैं यहाँ पे लिखो कैसे होती है. ये होता है आपका ग्लूकोज, बॉडी के अंदर जो स्टोर रहता है. ओके, डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है. तो जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या होता है, ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और यहाँ पर थोड़ा वाटर भी यूज होता है. ओके, और इससे क्या बनता है, इससे आपकी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यहाँ पर थोड़ा वाटर भी निकलता है, पानी बनता है और एनर्जी निकलती है. ओके, तो ये हमारी होगी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन देखो, जब आप जो हमारा वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर क्या होता है, जब आप घर का जो भी वेजिटेबल जब आप पील करते हो तो उसके बाद जो उसका छिलका होता है, ओके, वेजिटेबल जो मैटर होता है, अगर आप उसको क्या करो, थोड़े दिन के लिए बाहर डाल दो तो वो भी उसको वो चेंज हो जाता है, कंपोस्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इसका वेजिटेबल मैटर का भी क्या होना, दूसरे सिंपल सबस्टेंस में चेंज होना, ये भी हमारी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है. ओके, तो ये सब हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि आपकी हीट रिलीज होती है. ओके, अच्छा, अब हम इसमें आगे आते हैं. सेकेंड टाइप की रिएक्शन वो होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखिए, सेकंड टाइप की रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, ए सिंगल रिएक्टेंट गिव्स आउट ए सिंपल प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं. तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमने लिया यहाँ पर आयरन सल्फेट. तो ये जो आयरन सल्फेट है, ये क्या है, आयरन सल्फेट. इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए. आयरन का क्या होता है, Fe होता है. ओके, तो ये हो गया फेरस, ये इसका लैटिन नाम होता है फेरस. ठीक है, और फेरस ये क्या हो गया, सल्फेट, और फेरस सल्फेट. और उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड. क्या बनता है इसमें, अगर आप हीट करते हो तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड. और यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड यहाँ पर गैसें निकलती है. ठीक है, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट था, ये कुछ सिंपल प्रोडक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया. ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इस तरह की रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये भी दिया हुआ है. इसको आप जब लैब में करते हैं तो लैब में कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो. इस टेस्ट ट्यूब को आप एक किसकी हेल्प से, इसको एक बर्नर की हेल्प से गर्म करना है. उससे पहले इसमें क्या डालना है, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट. ये डाले हमने, फेरस सल्फेट के हमने क्रिस्टल किए डाले. इसके बाद हमने इसको क्या किया, यहाँ से नीचे बर्नर की हेल्प से हीट किया. तो हीट करने के बाद इसमें से क्या निकलती है, इसमें से यहाँ पर फ्यूम्स निकलती है. ठीक है, और इन फ्यूम्स के पास आपको अपना माउथ के सामने नहीं इनको रखना है. ठीक है, क्योंकि ये जो फ्यूम्स होती है ये क्या होती है, एकदम से आपके नोज को, इसकी स्मेल क्या होती है, आपको परेशान कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा दूर हट के आपको करना है. आपको अपने माउथ पे क्या रखना है, हाथ रखना है, फिर इसको करना है. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट जो होते हैं, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो Fe2O3 के फ्यूम्स में, फेरिक ऑक्साइड के फ्यूम्स में बदल जाते हैं. ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं और यहाँ पर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेस भी रिलीज होती हैं. ओके, तो ये हमारी हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो. देखो यहाँ पर Fe के 2 है तो उसको 2 से कर दो. ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर दोगे ऑक्सीजन के, यहाँ पर 3 है, 3 और यहाँ पर हो गए 5 और 3 यहाँ पर हो गए 8. तो यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, और यहाँ पर S का 2 है, यहाँ पर भी S के 1 2. ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई. ठीक है, अब हम इसमें आगे एक वो देख लेते हैं रिएक्शन. एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं. उसमें हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन होता है. ठीक है, जो, ठीक है ना, व्हाइट मार्बल जो होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट.
कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो पीसेस को, तो वो हीट होने के बाद उससे क्या बनता है, उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मैंने पहले बताया था क्या होता है, ये क्या बताया था मैंने, क्विक लाइम। ठीक है, ये हमारा होता है क्विक लाइम। और इसके अलावा इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर गैस भी रिलीज होती है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, ये हो जाता है डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विक लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ओके, अब इसमें एक एग्जांपल और देख लो। एक एग्जांपल और आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ पर लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट में देखो क्या होता है, PbNO3। PbNO3 इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखो ये आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। पीबी की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी लर्न कर लेना, उनको एक बार 9th क्लास की बुक उठा के देख लेना। ओके, नहीं तो फिर सर्च कर लेना गूगल वगैरह में, आपको मिल जाएगी पूरी उसकी लिस्ट। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर जो वैलेंसी होती है उसको लर्न कर लेना। तो पीबी जो आपकी होती है उसके ऊपर कितनी होती है, प्लस की 2 वैलेंसी होती है। ओके, और NO3 जो हमारा होता है उसके ऊपर माइनस की 1 होती है। ओके, रेडिकल होता है, इसके ऊपर माइनस की 1 होती है। तो यहाँ पर ये पीबी की वैलेंसी इसके साथ चली गई, तो क्या हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया, इसकी वैलेंसी इसके साथ होगी, पीबी यहाँ पे 1 है, तो PbNO3। ठीक है, पीबी की वैलेंसी यहाँ पे चली गई, तो PbNO3। अब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो। तो इसको हीट करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, इसको हीट करने के बाद यहाँ पर बनता है लेड ऑक्साइड। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। इनको सबको लर्न कर लो, अच्छी तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड ऑक्साइड। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब, फिर आप एकदम फ्लो में लिखना शुरू कर दोगे। लेड ऑक्साइड। और यहाँ पर और क्या बनता है, यहाँ पर बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पर एक गैस और बनेगी, वो बनेगी ऑक्सीजन। ठीक है, O2। यहाँ पर एक बनती है O2 गैस। तो यहाँ पर ये हमारी क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। इसमें वो हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी हमारी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अब इसके एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है कि जब वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो वाटर होता है, वाटर का हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में आ जाना, ठीक है ना, चेंज हो जाना। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है ये रिएक्शन। ये हमारी किसकी हेल्प से हो रही थी, हीट की हेल्प से होती है। तो इस तरह की रिएक्शन होती है ना, जो हम हीटिंग करके करते हैं। जैसे हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट किया था, उससे पहले हमने फेरस सल्फेट को भी हीट किया था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लेड नाइट्रेट को भी हीट किया था। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये होती है हमारी थर्मल रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं। और कुछ इसमें रिएक्शंस ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी पास जब होती है वाटर में से, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है। ओके, और कुछ हमारी इसमें रिएक्शन होती है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, देखो सनलाइट वाली एक दो रिएक्शन देख लो, बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि जब आप क्या लेते हो, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। Ag का किसका होता है, सिल्वर का। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। जब आप सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट के अंदर सनलाइट के में रख देते हो, ठीक है, सनलाइट में आपने रख दिया, तो ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है Ag सिल्वर में, और यहाँ पर क्लोरीन गैस भी निकलता है। ओके, तो ये आपकी हो गई यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक होती है AgBr। AgBr को भी जब आप यहाँ पर सनलाइट में रखते हो, तो ये भी Ag सिल्वर प्लस Br2। ठीक है, ब्रोमीन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और ये जो होता है ना, ये रिएक्शन होती है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये वाली जो है, इस रिएक्शन का यूज हम जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें हम इसी का यूज करते हैं। ओके, तो
तो ये हमारी होगी यहाँ पे ये रिएक्शन। अब देखो मैं तो ये वाली हमारी किसकी हेल्प से हुई, हमारी सब हुई सनलाइट की हेल्प से। उसको पहले वाली किससे हुई थी, हीट की हेल्प से हुई थी, ठीक है ना। और जो वाटर वाली थी वो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से होती है। अब आपने देखा यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे कुछ इसमें वो लगा है डिफरेंस पहले से, मैंने पहले जो बताई थी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती रिलीज होती, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हीट क्या हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सनलाइट से ये वो ले रहा है, हीट ले रहा है सनलाइट से, यहाँ पर भी सनलाइट से ले रहा है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी में उसमें इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा था जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर रहे हो। और पहले जब आपने क्या किया था, फेरस सल्फेट का जब आपने हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया था और लेड नाइट्रेट का किया था ब्रेक डाउन, तो वो भी आप हीट की हेल्प से कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सब जो रिएक्शन है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है सब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्योंकि यहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में। क्या होती है, रिलीज होती है, जैसे रेस्पिरेशन में मैंने बताया था हीट रिलीज होती है। जो वेजिटेबल मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है। मीथेन गैस जब क्या होती है, बर्न होती है, तो उसमें हीट रिलीज होती है, ओके। तो ये सब हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये वाली जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आ गया, ओके। इज इट क्लियर फॉर ऑल, ओके। चलिए अब हम करते हैं अपनी थर्ड टाइप की रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए एक्सपेरिमेंट तैयार किया है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखो ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, ओके। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है, ओके। उसके बाद इसमें आपने डाल दी एक आयरन नेल, ठीक है, कील डाल दी आपने इसमें एक आयरन की। उसको पहले आपने अच्छे तरह से क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब कर दिया, जिससे उसके ऊपर अगर कोई रस्ट वगैरह हो तो वो साफ हो जाए, ठीक है। और रिएक्शन आपकी बहुत इजीली हो जाए, तो इसलिए हमने पहले इसको साफ करना है आयरन नेल को, या फिर बिल्कुल एकदम न्यू आयरन नेल लेनी है। तो आपने यहाँ पे आयरन नेल यहाँ पे इसमें डाल दी, और आपने आफ्टर 20 मिनट्स जब आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर क्या देखते हो आप, ये जो इसका ये टेस्ट ट्यूब यही है, ठीक है ना। ये वाली टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब, तो दोनों का अलग टेस्ट ट्यूब नहीं है, ये 20 मिनट्स बाद वाली टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। 20 मिनट बाद ये टेस्ट ट्यूब ऐसी हो जाती है। कैसे हो जाता है, इसमें जो ये इसके आयरन नेल थी, इस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इसका सोल्यूशन था जो कॉपर सल्फेट का, ये था ब्लू कलर का सोल्यूशन। कैसा था, ब्लू कलर का। तो ये थोड़ा फेड हो जाता है और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था कॉपर सल्फेट, ये किसमें चेंज हो गया, एक्चुअली में ये हमारा हो गया आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये क्या था, कॉपर था, जो ये कॉपर सल्फेट था, इसमें से कॉपर निकल गया और वो जो कॉपर था वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे ब्राउन कलर का, इसलिए यहाँ पे क्लियर की फॉर्म में वो डिपॉजिट हो गया। और इस तरह की रिएक्शन हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसको आप इक्वेशन की हेल्प से समझ लो कि यहाँ पे लिया आपने कॉपर सल्फेट CuSO4, ओके। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी, ये आपने डाल दिया आयरन Fe, ये हो गया आपका, इसमें आप लिख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है ये, ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूशन है, ये आपका आयरन है, ओके। ये क्या है, आपका सॉलिड है। अब इसके बाद इसमें क्या बना, जब ये रिएक्शन हुई थोड़े 20 मिनट्स के बाद, तो आयरन सल्फेट बना FeSO4, FeSO4 बना यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर आपकी कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ओके। कॉपर मेटल यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर कॉपर मेटल रिमूव हो गई, इसने इसको कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। किसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने, ठीक है ना। आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसको कॉपर को यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के सोल्यूशन में से या दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से, इसका कंपाउंड है, इसका सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे एलिमेंट के सॉल्ट में से उस एलिमेंट को या उस मेटल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जहां पर भी आपको एक सिंगल मेटल मिलेगी तो वहां पर आप उसको समझ लेना कि आपकी क्या है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर इसको मैं लिखूं, ये लिखा ही हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, ये आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है। और ये आपका आयरन हो गया, और यहाँ पर ये आपकी कॉपर मेटल हो गई, ठीक है, आयरन और कॉपर हो गया।
तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। इसमें एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे अगर आप क्या लेते हो इसमें जिंक मेटल को अगर आप किससे करते हो, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसमें कॉपर सल्फेट में जिंक, यहाँ पर जिंक का कोई वो ले लो, पीस ले लो, ठीक है ना। तो जिंक का जब आप यहाँ लेते हो तो यहाँ पर भी क्या होता है, ZnSO4 बन जाता है, ये जिंक इसके साथ चला जाता है, ओके, ZnSO4। और इसमें ये क्या करता है, जो जिंक होता है वो इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पर इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ओके। तो यहाँ पर हर बार कॉपर ही डिस्प्लेस हो गया। देखो एक एक्सपेरिमेंट और देख लो, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, क्लोराइड से, ठीक है, कॉपर क्लोराइड से अगर आप लेड की रिएक्शन कराओगे कॉपर क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका हो जाता है PbCl2 बनेगा, और यहाँ पर आपकी कॉपर भी इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हर बार कॉपर ही क्यों डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर यहाँ पर हर बार इसलिए डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो है जिंक है, Pb है, जिंक है, Pb है, और ये जो आपका आयरन है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, ठीक है। तो जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल होगी तो वो दूसरी मेटल के कंपाउंड में से या दूसरी मेटल के सोल्ट में से उस मेटल को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ओके। तो यहाँ पर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, iron, zinc and lead are more reactive metals than copper. That's why they are removing the copper from the salt of copper. यहाँ पर ये भी कॉपर का साल्ट है, ये भी कॉपर का साल्ट है, और ये भी आपका यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, फिर यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। सोडियम सल्फेट है ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है ना। इसके आपने एक्वस ले लिया, इनके सॉल्यूशन ले लिया वाटर के अंदर, फिर आपने इसको क्या किया, इसमें बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब थी, इसमें ये सोडियम सल्फेट को भी इसी के अंदर आपने पोर कर दिया। तो पोर करने के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। इनसॉल्युबल जो यहाँ पर सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट ऑफ, यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, बेरियम सल्फेट का यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा और जो कि इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ओके, नीचे बैठ जाएगा वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच प्रेसिपिटेट्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर ये कैसे है, ये समझा दूं आपको। देखो यहाँ पर ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये क्या है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड है। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम सल्फेट। और यहां पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ये है बेरियम है और ये सल्फेट है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे ये दोनों के दोनों मिल जा रहे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, BaSO4 बना रहे हैं, और यहाँ पर ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पर ये जो Na है और Cl है, ये सॉल्यूशन में इसमें अलग निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये Ba जो है इसके ऊपर होती है प्लस की 2 वैलेंसी, ओके, Ba के ऊपर प्लस की 2 वैलेंसी, तभी तो यहाँ पे इसके साथ 2 आया, BaCl2, और SO4 के ऊपर क्या होती है, माइनस की 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये दोनों, इनके दोनों के जो रेडिकल्स होते हैं, ये जो दोनों के दोनों आयंस है, इनमें क्या हो रहा है, ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, और एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पर आयन के एक्सचेंज होने से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से ये इसके साथ ये आ गया, ये Ba यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये SO4 निकल के आ गया, तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी आयंस का एक्सचेंज होता है तो उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। साथ सल्फेट आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पर Na के साथ Cl आ गया तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड बन गया।
तो यहाँ पर इतना ही था ये। तो इस तरह की आपको कोई भी रिएक्शन मिलेगी जिसमें आपको इस तरह के दो दो कंपाउंड मिलते हैं। ओके, दो दो कंपाउंड मिलते हैं, फिर ये इस तरह से बनते हैं। तो उस तरह की रिएक्शन आप एकदम से पहचान लेना कि ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और देखो ये जो है ना, इनको लर्न कर लेना। SO4 मैंने बताया था वैलेंसी आ जानी चाहिए। यहाँ पे SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके नीचे आ गया। Na की 1 होती है तो 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऐसी देखो Ba की कितनी होती है, +2 होती है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। Cl की -1 होती है तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पर देखो Ba की +2 होती है, SO4 की भी -2 होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई वैलेंसी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, BaSO4 हो गया। यहाँ पर ये Na की 1 होती है, Cl की 1 होती है, तो यहाँ पर ये दोनों NaCl बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये यहाँ पर चैप्टर का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।